नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद के अधिवेशन और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने राजस्थान के बाहर के अधिकारियों से संवाद किया, कई मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। सीएम शर्मा ने अपने राजनीतिक जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए उपस्थित अधिकारियों का मार्गदर्शन किया। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद के अधिवेशन और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और अधिकारियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि नया काम नई ऊर्जा के साथ होता है। नई कार्यकारिणी को बधाई। काम करते हुए आपके अनुभव का लाभ राज्य सरकार को मिलता है। आपके अनुभव का लाभ मिले ऐसी अपेक्षा करता हूँ। प्रशासनिक प्रयासों को नई दिशा देने का एसोसिएशन काम करता है। सबसे पहले पवन अरोड़ा जी ही मुझे यहाँ लेकर आए थे। यह भवन बनाकर आपने ऐतिहासिक काम किया है। मैं सार्वजनिक जीवन में 40 वर्षों से हूँ। मैं आपकी समस्याओं को भी जानता हूँ। अनायास समस्या आती है, लेकिन जनता का प्रकोप आपके ऊपर आ जाता है। आप जाग कर संभालते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को सुनना होता है। सुनना आपकी जिम्मेदारी है। आप समस्या समाधान का काम करते हो। मैं लोकतंत्र की पहली सीढ़ी से यहाँ तक आया हूँ। उनकी रिपोर्ट आती है, मैं पूछता हूं, बहुत अच्छा काम करती है। कई हमारे अधिकारी बहुत अच्छा काम करते हैं। मुझे उन अधिकारियों का भी पता है। ऑफिस 6 बजे तक है, लेकिन वो रात को 8 बजे तक ऑफिस नहीं छोड़ रहे हैं, 9 बजे तक जा रहे हैं। अब उनको तो नहीं कहा महावीर जी ने कि साहब उनकी वेतन वृद्धि में कुछ कर दीजिए। ऐसा कहा क्या? ऐसा तो नहीं कहा। और उनको ये कल्पना भी उनके दिमाग में नहीं है। अगर ये कल्पना उनके दिमाग में होती तो 8 बजे तक और 9 बजे तक वो नहीं रुकते। और मैं आपसे कह रहा हूं, किसी भी ऑफिस में चले जाइए आप, 5, 10, 6, 7 कर्मचारी अधिकारी जो 24 घंटे काम करते हैं। कई लोग तो काम ही नहीं है। लंच का भी देखते हैं, लंच का कितना, अभी 15 मिनट है। वो लंच में बंद नहीं होगा, उससे पहले 10 मिनट पहले चले जाएंगे। लंच में आएंगे जब तो लास्ट में से लेंगे, अरे यार टाइम हो गया, चाय दे दो भाई। चाय पियेंगे, आधा घंटा उसमें भी निकालेंगे। शाम को होगा तो शाम को देखेंगे कितने बजे जाना है, कितने नहीं जाना है। आप ऑफिस में देख लेना, आप भी देखते हैं, आप भी भुगतते हैं उनको, आप भी खूब कहते हैं उनको। मुझे पता है आप भी कहते हैं काम है, पकड़ो इनको, इतने में जल्दी कैसे चलेगी, ये काम लाओ। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, उनसे ऐसा करिए, जब टाइम बजे 6:45, जब ही उनको 5 फाइल पकड़ा दीजिए, इनको करके ले आइए। मैंने देखा है ऑफिस 5, 6, 7 लोगों के भरोसे चलता है, बाकी का। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, इस व्यवस्था को हमें सुधारना होगा, इस व्यवस्था को हमें ध्यान देना होगा। और वो कड़ी कोई नहीं है। और अगर वो व्यवस्था सुधारने की कड़ी है तो मेरे सामने बैठे आप सभी हैं जो उस व्यवस्था को सुधारने का काम करते हैं। कभी हम ये तो नहीं कहते कि हम 3 दिन नहीं आए, हमने काम नहीं किया, हमारा काम ये हो जाना चाहिए। हम जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, जिस काम के लिए आए हैं, हमने वो कितना काम किया है। और नहीं तो वो स्थिति हो जाएगी। मेरे पास अभी जब मैं सीएम बना था ओटीएस में, मेरे पास 2 बुजुर्ग मिलने आए थे। दोनों बुजुर्ग थे, 80-82 साल के होंगे, रिटायर हो गए। विभाग भी उनका कोई अच्छा था। विभाग भी पूछा मैंने लास्ट में, तो मैं जैसे ही मैं मिल रहा था, निकल रहा था सबके सामने, तो मेरी सुनिए साहब, मेरी सुनिए साहब। मैंने सुनाइए दादाजी आपकी क्या है। बुजुर्ग थे कि मेरे बच्चे मेरे को रोटी नहीं दे रहे हैं, रोटी नहीं दे रहे। बोले साहब मेरे 4 मकान थे, 5 मकान थे, 3 मकान बेच दिए मेरे, और मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। अब मेरे मन में भी बात, मैं जैसे ही निकला तो मेरे मन में भी बात आई कि 5 मकान थे
तो मैंने कहा आप क्या करते थे? कि मैं फलाना वो था, बताया उन्होंने, मैं बताना नहीं चाहता, मैं उसमें था, मैं उसमें था। तो मैंने कहा आपके 5 मकान? बोले हाँ साहब 5 मकान बनाए। तो मैंने कितना पैसा लिया तुमने? कितना लिया? बोले साहब मैंने 5 मकान बना दिए, वो बना दिए, इनको बना दिया, उसको बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। मैंने कहा उसी का प्रताप है, आपने ले लिए तो आपको अब निकाल दिया ना घर से उन्होंने। मैं आपको सत्य बता रहा हूं। उन्होंने कहा एक बेटा मेरा बाहर रहता है, वो 2 मकानों को बेच गया, इसने तीसरा मकान बेच दिया, चौथे मकान में वो रह रहा है, 1 मकान किराए पे, और मेरे को उस मकान से बाहर निकाल दिया। मैंने कहा तुम्हारा कुछ नहीं होगा। मेरे को भी गुस्सा आ गया। मैंने कुछ नहीं होगा, तुमने जैसा किया वैसा तुम भर रहे हो, इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा। मैंने मेरे पुलिस वाले थे उनको कहा, मैंने कि बाबा को और बुढ़िया को दोनों को रोक लेना। मेरे मन में भाव आया, मैंने तुमने गलत कह दिया। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा तुमने जैसा किया वैसा तुम्हारे साथ हो रहा है। कोई भी अपने पिताजी की सेवा नहीं करेगा, मैं दावे के साथ लिख रहा हूं, वो संतान किसी की भी सेवा नहीं करेगी, आपकी भी सेवा नहीं करेगी। अगर हमारा बेटा, अगर हमारे बुजुर्ग की किसी की सेवा नहीं कर रहा है, तो आप भी कल्पना मत करिए कि वो भी नहीं करेगी आप। मैंने उनको रोका, रोक करके मैंने कहा, मैंने क्या बताइए क्या बात है? दोनों रोए बुरी तरह से। उन्होंने सारी बातें, क्या क्या बात कही वो नहीं बताऊंगा, लेकिन सारी बातें कह दी उन्होंने। मैंने कहा मेरे को पछतावा हो रहा है, मैं भगवान का भजन करता हूं, मेरे सामने ये स्थिति हो रही है। मैंने तुरंत फोन किया, फोन कह करके उसके लड़के को वहां बुलवा करके उन बुजुर्गों को वहां रखवाया। ऐसी स्थिति होती है साहब, लास्ट में स्थिति क्या हो जाती है पता नहीं है। वो हमारा जो घर में बच्चे तो रहते नहीं है, घर में जो हमारा वो 4th क्लास रहता है, जो हमारी सब्जी बनाता है, रोटी बनाता है, पानी पिलाता है, जब बुढ़ापे में जब हम कहते हैं कि अरे भाई इधर आ पानी ले आ, तो वो भी मोबाइल देखता रहता है। मोबाइल देखता रहता है, वो भी कहता है वो भी ला रहा हूं, मोबाइल में पहले आ रहा है, इसको देख लेने दे। ये स्थिति होती है साहब। मैं आपको सत्य बता रहा हूं, कई मैंने देखे, आपने भी देखे होंगे। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे इस जीवन को उस सार्थकता के साथ उस मोड़ पर ले जाएं जहां हमें हमारी जिम्मेदारी के साथ ईश्वर ने हमें काम करने का मौका दिया है। ऐसा नहीं है इस राजस्थान की 8 करोड़ जनता में से आज 350, 400, 500 लोगों को मौका मिला है, और ये ऐसे ही नहीं मिला। आपकी गिनती सम्मान से होती है। जहां भी समाज के अंदर अच्छे या बुरे काम में जब जाते हो तो लोग आपको नमस्कार की ढेर लगा देते हैं, लोग आपको सम्मान के साथ देखते हैं। ये ऐसे ही नहीं मिलता है। छोटी सी गलती उस सम्मान को भी ले जाती है। मैं अंत में आपको, जो आपकी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को मैं बधाई देता हूं। प्रदेश के हित में आपके निरंतर प्रयास रहें, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। आपकी इस नई कार्यकारिणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आपका ये संगठन बहुत बढ़िया है। आप यहाँ मेरे को बताया कि साल में कई कार्यक्रम भी करते हैं, और उन कार्यक्रमों के माध्यम से एक संदेश भी जाता है। और ये कार्यक्रम कभी इसको छोड़ करके ग्रामीण क्षेत्र में या गांव में भी करो, जिससे कि लोगों को मालूम पड़े। और ऐसे काम जिनके प्रति कई मैं देखता हूं, वहां मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं। कई लोगों को मैं देखता हूं आप में से, ऑफिस का टाइम होता है, उससे अलग निकाल करके आप शिक्षण संस्थाओं में जाते हो। शिक्षण संस्थाओं में आप पढ़ाने के लिए जाते हो, कई RAS की कोचिंग में जाते हो, तो कई विद्यालय में जाते हो। मैं उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप उसके साथ साथ एक आने वाली पीढ़ी को भी सजग करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने राजनीतिक जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए उपस्थित अधिकारियों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि आप जनता और सरकार के बीच की कड़ी हैं। आपसे जनता को बहुत उम्मीदें होती हैं। आपने जिस भावना के साथ इस पद को चुना है, उस भावना को याद रखते हुए आपका अपना कार्य करना है।
ये याद रखना है कि कोई व्यक्ति जब आपके कार्यालय में पहुंचता है तो बड़ी उम्मीदें लगाकर पहुंचता है। आपको उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। हर व्यक्ति की समस्या का समाधान करना ही आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति आपके पास दो वजहों से आता है, या तो अभाव में आता है या तो आपसे प्रेम भाव में आता है। अगर अभाव में आता है तो आप भाग्यशाली हैं और अगर प्रेम भाव में आता है तो आप सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि जब मैं सरपंच था तो मेरे सामने बैठे हैं कमल राम जी, ये वहां एसडीएम थे। और मैं इसलिए कह सकता हूं कि आपका जो अनुभव है, अभी आप मेरे से अध्यक्ष जी कह रहे थे कि हमारे यहां गाड़ी मकान की परेशानी होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आपकी पहचान जहां आप रहते हो वहां आप अपनी पहचान रखते हो। लोग जब निकलते हैं तो कहते हैं, चाहे वो मकान है, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये एसडीएम की कोठी है। ये आप निश्चित मान लेना, अंदर उसमें वो लेकिन उसकी पहचान एसडीएम की कोठी की होती है। आपका दफ्तर चाहे वो सरकारी हो, नया बनता है तो प्राइवेट में भी लेते हैं, चाहे वो प्राइवेट में हो, लेकिन उसकी हमेशा की पहचान एसडीएम ऑफिस के रूप में हो जाती है। और अगर मैं अपेक्षाओं की बात करूं तो मेरे भाई और बहनों, इस राजस्थान की जनता की आपसे बहुत अपेक्षा है, बहुत अपेक्षा है। क्योंकि आने वाला वो व्यक्ति जिस समस्या को लेकर के आ रहा है, हो सकता है वो आपको ऐसा लगे कि ये तो दिन रोज ऐसे आते हैं, 10, 20, 25 लोग आते हैं, लेकिन जो समस्या को लेकर के आ रहा है वो इस बात को लेकर के आ रहा है कि मैं गांव से 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चल के मैं एसडीएम साहब के पास जा रहा हूं और मां इस मेरी समस्या का समाधान होगा। उसको इतनी आशा और विश्वास आपके ऊपर होता है। और आपने देखा होगा, क्योंकि आप सभी ने फील्ड में काम किया है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके कई अनुभव ऐसे होंगे जो आपने उनको जीवन में ढाला भी होगा और उनके माध्यम से जीवन में, उन अनुभवों के माध्यम से हजारों ऐसे लोगों का आपने भला किया होगा कि जिनको आवश्यकता है, और वो करना भी चाहिए। और करना इसलिए चाहिए कि अगर हम बात करें तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। हर मां बाप के दिल में ये होती है, या तो मेरा बेटा आईएएस आईपीएस बने, अगर वो नहीं बने तो आरएएस और आरपीएस तो बने ही। और आपके मन में भी यह कल्पना होती है कि आपने आईएएस या आईपीएस बनने की कल्पना होगी, अगर बाई चांस वो नहीं हो तो आरपीएस या आरएएस बनने की कल्पना होगी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ईश्वर ने आपकी मेहनत, माता पिता का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा से आप राजस्थान के लोगों की सेवा करने के लिए उस पद को प्राप्त आपने किया है। निश्चित रूप से आपकी मेहनत है, आपका परिश्रम है,
माता पिताजी का आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जिस दिन आपको यह परिणाम आया था, और यह परिणाम आया था तो आपके मन में जो कल्पना थी, आप अपने अंदर झांक के आज भी देख लेना कि जिस दिन आपका परिणाम आया था, आपके मन में क्या क्या कल्पनाएं उठी, आप इस राजस्थान को क्या बनाना चाहते थे, आप जन जन की सेवा का आधार क्या मान करके चल रहे थे। सीएम भजनलाल शर्मा ने सभी को नए सफर की शुभकामनाएं देते हुए शपथ दिलाई। सीएम से मार्गदर्शन प्राप्त कर सभी अधिकारियों उत्साह से लबरेज नजर आए। इस दौरान सभी के चेहरे में समाज सेवा का वो जज्बा दिखा जिसकी पाठ सीएम शर्मा ने उन्हें बड़े ही शानदार तरीके से पढ़ाया। तो वहीं जयपुर में महावीर पब्लिक स्कूल में राजस्थान जैन सभा द्वारा सामूहिक क्षमापन पर्व समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान सीएम शर्मा ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि यह दिन हमारे आत्मिक शुद्धिकरण का पर्व होने के साथ साथ समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का स्मरण भी करवाता है। जैन धर्म में क्षमा याचना का बहुत महत्व है। उन्होंने कहा कि क्षमा याचना से आत्मशुद्धि होती है, जिससे संबंधों में सुधार होता है, मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास होता है। मुख्यमंत्री शर्मा ने क्षमा को सबसे महत्वपूर्ण बताया और कहा कि जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि जैन धर्म ने पूरे विश्व को शांति और सद्भाव का संदेश दिया है। क्षमा ही जो है वो सबसे बड़ा आभूषण है। इस अवसर पर सीएम शर्मा ने 16 कारण व्रत के 32 और 16 उपवास, 10 लक्ष्मण पर्व के 10 उपवास करने और त्यागी व्रतियों का सम्मान भी किया है। राजधानी जयपुर में अगले साल मार्च में बॉलीवुड के सितारों का मेला लगेगा। हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी आईफा के आयोजन के लिए रविवार को एग्रीमेंट हुआ है। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में हुए इस सेरेमनी में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मौजूद रही और इस 25वें आईफा अवार्ड शो के पर्यटन कमिश्नर विजय पॉल ने भी आपको बताते चले कि MOU साइन किया है। इस मौके पर आईफा के वॉइस प्रेसिडेंट सुरेश अय्यर भी मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि ये आयोजन अगले साल जयपुर में 7 से 9 मार्च तक आयोजित होगा। आईफा अवार्ड शो 3 दिन तक जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JECC में 7 मार्च से शुरू होगा। ये इंडिया में दूसरी बार आयोजित हो रहा है। इससे पहले साल 2019 में मुंबई में ये शो हुआ था। आईफा का आयोजन जयपुर में होने से टूरिज्म और इंडस्ट्री की दृष्टि से फायदा होने की उम्मीद है। इसको लेकर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि आईफा का 25वां एडिशन जयपुर में होना पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण इवेंट है। आज हमने आईफा की टीम के साथ में MOU साइन किया है। जयपुर इंडिया दूसरा ऐसा शहर होगा जहां पर आईफा आयोजित किया गया। ये राइजिंग राजस्थान की एक पहल है। हमारे देश में होने वाले हैं 2025 मार्च में। ये बहुत ही खुशी की बात है। सभी राजस्थान वासियों को भी बधाई दूंगी कि हम सभी लोग जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतना बड़ा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का इवेंट हमारे प्रदेश में होगा, वो होने वाला है। तो मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हम सभी जानते हैं कि ये जो अवार्ड सेरेमनी है, ये जो फिल्म इंडस्ट्री के अवार्ड्स हैं, ये एक ग्लोबल अवार्ड्स हैं और ये ऐसे अवार्ड्स हैं, मैं तो कहूँगी कि पूरे विश्व में जो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री और बहुत सारी हमारी रिलेटेड जो हमारी भारत की फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें ये सबसे बड़ा और सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड सेरेमनी होता है और भारत में दूसरी बार हो रहा है। इससे पहले मुंबई में हुआ था और बहुत खुशी की बात है कि आईफा अवार्ड्स के 25 साल पूरे 2025 में होने वाले हैं। तो ये भी एक मोमेंटस ओकेजन है, ऐतिहासिक अवसर है, सिल्वर जुबली है उनके लिए भी और हमारे राजस्थान वासियों के लिए भी। वैसे राजस्थान टूरिज्म के लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण अवसर है, महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि हमारा जो टूरिज्म है वो डायरेक्टली
हुआ है। इससे रोजगार भी बढ़ेगा, निवेश भी बढ़ेगा। हम सब जानते हैं राइजिंग राजस्थान होने वाला है दिसंबर में, और उसी के अंतर्गत ये भी उसी का मैं तो मानूंगी पार्ट ही है, क्योंकि हमारा अगर ये जब आपका अवार्ड सेरेमनी राजस्थान में होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी इंडस्ट्री बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म शूटिंग्स राजस्थान में होंगे, लोग राजस्थान को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म राजस्थान को मिलेगा। जिस तरह से आपका प्रचार प्रसार होगा, पब्लिसिटी होगी, मार्केटिंग होगा, वो ना केवल आपके अवार्ड का होगा, आपकी सेरेमनी का, आपके फंक्शन का होगा, लेकिन हमारे पूरे राजस्थान का भी होगा। हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो आपका प्रचार होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान को भी आप अहमियत दें। हमारे जो डेस्टिनेशंस हैं, हमारे नोन डेस्टिनेशंस और अननोन डेस्टिनेशंस को भी आपके कलाकार, आपके आर्टिस्ट द्वारा उनका प्रचार प्रसार भी हो, जिससे कि हमारी पब्लिसिटी और भी होगी राजस्थान की। राजस्थान को वैसे तो कहीं भी अपना इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता नहीं है, राजस्थान को पूरा विश्व पहचान है राजस्थान की, लेकिन फिर भी आई थिंक जितना हम लोग इसमें एफर्ट करें, हम प्रयास करें, उतना मुझे लगता है कि हमको करना चाहिए। और बहुत खुशी का ये अवसर है कि आज हम लोगों ने MOU भी साइन किया है और हम लोग इस ओर बढ़ रहे हैं कि ये एक शुरुआत है। राजस्थान में इस तरह के ओकेजन्स, इस तरह के मोमेंट्स अब और भी आने वाले हैं। तो सभी राजस्थान वालों को भी, सभी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमारे यहाँ जयपुर में ये इतना बड़ा एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी मीडिया बंधुओं को भी बहुत बहुत आपका आभार कि आप लोग सब यहाँ आए। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत सम्मेलन में भाग लेने के लिए 23 सितंबर को दिल्ली जाएंगे। देश के कई राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष और सचिवों का 2 दिवसीय सम्मेलन 23 और 24 सितंबर को दिल्ली में होगा और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी इस सम्मेलन में सतत और समावेशी विकास में विधायिका की भूमिका विषय पर विचार व्यक्त करेंगे। राजस्थान विधानसभा से राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के इस सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, संघ की राजस्थान शाखा के सचिव और विधायक संदीप शर्मा और विधानसभा के विशिष्ट सचिव भारत भूषण शर्मा भाग लेंगे। शेरगढ़ में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा शेरगढ़ के वार्षिक चुनाव रविवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में संपन्न हुए हैं। इसमें स्वरूप सिंह और साथ ही आपको बताते चलें कि अध्यक्ष और संजय कुमार गोयल को महामंत्री मनोनीत किया गया है। समस्त कार्यकारिणी का चुनाव निर्विरोध होगा। इसमें सभा अध्यक्ष और हरमत सिंह, उपसभा अध्यक्ष धन सिंह और साथ ही गोविंद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक कुमार गोयल, उपाध्यक्ष देवी सिंह, उपाध्यक्ष रंजना शेखावत और महिला मंत्री उर्मिला शेखावत, कोषाध्यक्ष तिलाराम दहिया, चैन सिंह और रेवंत सिंह भाटी को मनोनीत किया गया है। समस्त कार्यकारिणी का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। अध्यक्ष और मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षकों की समस्याओं को दूर करने के लिए वे हर समय तत्पर रहेंगे। वार्षिक चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए, जिसमें आप सभी शिक्षक साथियों ने मुझे अध्यक्ष पद का दायित्व प्रदान किया। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का आभारी हूं और मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपके हर कार्य के लिए तन मन धन से अर्पित रहूंगा। 24 घंटे मेरा मोबाइल फोन आपके लिए खुला है। जो भी आपकी व्यक्तिगत या कोई सामूहिक समस्या हो तो आप मुझे अवगत कराएं। मैं और मेरी कार्यकारिणी हमेशा शिक्षक हितों के लिए दृढ़ संकल्प रहेंगे। और मैं सभी शिक्षक बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिस संगठन से जुड़े हैं, जिस तरह से उसमें राष्ट्रीयता की भावना है, तो अपने बालकों में भी आप राष्ट्रीयता की भावना का ओतप्रोत करें और इस देश का नाम रोशन करने के लिए, आप चहुमुखी विकास के लिए, बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए तन मन धन से सहयोग करें। खबर बांसवाड़ा से है, जहां पर विद्या निकेतन मधुरेश्वर सभागार में भगवान बिरसा मुंडा युवा जनजाति गौरव कार्यशाला का आयोजन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ।
इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य वागड़ क्षेत्र के जनजाति युवाओं को सही मार्गदर्शन देकर उन्हें सशक्त बनाना था, ताकि वे अपने भविष्य को संवार सकें और समाज में अपना सकारात्मक योगदान दे सकें। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि भ्रमित होने की बजाय हमें अपने संस्कृति और परंपराओं पर गर्व करना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए सही दिशा चुननी चाहिए। और उदयपुर सांसद मन्ना लाल रावत और राज्यसभा सदस्य चुन्नीलाल गरासिया ने भी जनजातीय युवाओं के लिए नई योजनाओं की जानकारी दी, उन्हें समाज में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।